सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस बच्चों। अब हम समझते हैं ये। लेट से ये इसकी पंक्ति एक, कॉलम तीन, तो एक क्रॉस तीन का हम बात कर रहे थे कि आव्यूह को डिनोट कैसे करें। आपको कहीं कहीं आव्यूह इससे भी डिनोट मिल सकता है, इससे भी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक आव्यूह है, लेकिन आपको ज़्यादातर यही मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़े और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, अब हम लेते हैं 2x2 का, जिसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। जैसे ये ले लिया 2, 5, A, B। देखिए इसमें पंक्ति कितनी, ये पंक्ति कितनी हो गई, दो। पंक्ति को हमेशा आगे, कॉलम की कोटि को हमेशा पीछे, एक, दो। तो ये 2x2। जिस आव्यूह में उसकी पंक्ति की कोटि और स्तंभ की कोटि समान होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसी प्रकार जैसे लिखा है यहाँ पे 2, 1, 5, 9, 0, 7, 5, 2, 3। अब देखिए ये हमारा कौन सा, ये भी एक वर्ग आव्यूह, लेकिन इसकी कोटि डिफरेंट हो जाएगी इसकी तुलना में। देखिए एक, दो, तीन, कोटि हो गई इसकी, मतलब पंक्ति की कोटि हो गई तीन, एक, दो, तीन, इसकी स्तंभ हो गई तीन। तो ये हमारा 3x3 का आव्यूह हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब बताइए, इसकी कोटि भी सिंपल होगी। देखिए एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तीन, लेकिन कॉलम एक, 3x, इसकी कोटि ये हो जाएगी। बस, सिंपल। अब समझते हैं आव्यूह का क्रम या कोटि। क्रम बोले या कोटि बोले, बात एक ही है। तो समझते हैं, यदि आव्यूह में पंक्तियां m हो तथा n स्तंभ हो तो आव्यूह की कोटि या क्रम को m क्रॉस n से दर्शाते हैं। और आव्यूह के जो अवयव होते हैं, जैसे ए बी सी डी, तो इन्हें भी हम क्या कहते हैं, इन्हीं को जो m क्रॉस n आएगा, लेट से 2x2 आया है, तो यही हमारे इतने ही अवयव होंगे, यानी टोटल 4 अवयव। इसे ही हम अवयवों की संख्या कहते हैं। समझते हैं कोटि। यदि आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो आव्यूह की कोटि m क्रॉस n होगी। और नोट लिख करके लिख लीजिए, आव्यूह के अवयवों की संख्या m क्रॉस n होती है। मतलब जितनी जिसकी कोटि होगी उतने ही उसमें अवयव होंगे, बस उनकी गुणा करा देनी है। ठीक है, अब आव्यूह के तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं आव्यूह के तत्व। आव्यूह के किसी भी तत्व को ए आई जे के रूप में व्यक्त करते हैं, जो तत्व के व्यक्त करने का मानक रूप होता है। ए आई जे में आई क्या होता है, पंक्ति की संख्या, और जे क्या होता है, स्तंभ की संख्या। और स्तंभ को सी से दर्शाते हैं और पंक्ति को आर से, आर मतलब रो, सी मतलब कॉलम। ठीक है, और ये जो ए आई जे होता है, ये आई है, ये जे है, आई जे, आई जे। जब इसकी एक्सरसाइज कराएंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आव्यूह का निरूपण तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आपको बता देते हैं। आव्यूह को हम ज़्यादातर इससे डिनोट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा। ये लाइन आपको सीधी खींचनी है मेरी थोड़ी, ऐसे। बहुत कोशिश के बाद इतनी सीधी हुई है। अब
तीसरा। ठीक है, अब समझते हैं आवयव के प्रकार। आवयव में सबसे पहला प्रकार आता है क्षैतिज आवयव का। क्षैतिज आवयव उसे कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। जैसे यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। स्तंभों की संख्या 3। तो ये 2 3 से छोटा होता है, इसलिए तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, इसलिए इसे क्षैतिज आवयव कहेंगे। ऑलराइट, अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर आवयव की। ऊर्ध्वाधर आवयव उसे कहते हैं जिस आवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। जैसे यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 1 2 3, स्तंभों की संख्या 1 2, स्तंभों की संख्या से पंक्तियों की संख्या अधिक है, इसलिए इसे ऊर्ध्वाधर आवयव कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं वर्ग आवयव की। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस आवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान होती है, वर्ग आवयव कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिए 2 पंक्ति 2 कॉलम हो गया ना, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें 3 पंक्ति 3 कॉलम, इसे ही वर्ग आवयव कहते हैं। अब बात करते हैं पंक्ति आवयव की। पंक्ति आवयव उसे कहते हैं जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जैसे दिया गया है ABC। देखिए एक ही पंक्ति है इसमें, इसके नीचे कोई पंक्ति नहीं, पंक्तियों की संख्या 1, कॉलम चाहे जितने हो उससे कोई मतलब नहीं, केवल पंक्ति की संख्या 1 होनी चाहिए, हमारा पंक्ति आवयव बन जाए। ये सब आपको बेसिक्स करा रहे हैं केवल समझाने के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में बीच में फंस जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, और ये बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, केवल ये बेसिक्स है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं स्तंभ आवयव की। जिस आवयव में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आवयव कहते हैं। जैसे ये 1x3 का स्तंभ आवयव दिया गया है। यहाँ पे 1 2 3 3, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे 3x1, 1 2 3 और 1। ठीक है, 3x, यहाँ पे हमें पंक्ति की से कोई मतलब नहीं है, स्तंभ की संख्या 1 होनी चाहिए। ठीक है, स्तंभ, इसलिए ये हमारा स्तंभ आवयव हो जाएगा। शून्य आवयव की बात कर लेते हैं। जिस आवयव में सभी तत्व शून्य हो वह शून्य आवयव कहलाता है। ठीक है, शून्य आवयव जैसे ये आप इसको इस वे, क्योंकि सभी अवयव 0 हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये गलत नहीं माना जाएगा। अब समझते हैं इकाई का तत्समक आवयव। जिस वर्ग आवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाइयों अर्थात 1 हो तथा शेष सभी तत्व 0 हो, इकाई का तत्समक आवयव कहलाता है। और इसे हम कैपिटल आई से दर्शाते हैं। याद रखिए, कहीं भी आपको आई मिले तो यह है कि ये 2x2 या 3x3 का ही एक तत्समक आवयव है। अब इसमें सबसे पहले बात समझने वाली है कि इकाई का तत्समक आवयव सदैव एक वर्ग आवयव होगा, न पंक्ति आवयव, न स्तंभ आवयव, न ऊर्ध्वाधर आवयव, न क्षैतिज आवयव, केवल और केवल एक वर्ग आवयव होगा। अगर वो वर्ग आवयव नहीं है तो वो इकाई का तत्समक आवयव ही नहीं हो सकता। और सीधे सीधे इसकी पहचान तो है ही कि जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण मतलब एक और एक, मुख्य विकर्ण। अब कहेंगे विकर्ण तो ये विकर्ण है, लेकिन इसका मुख्य विकर्ण यही है।
तो इसका ये मुख्य विकर्ण 1 होना चाहिए। और बाकी सारे तत्व शून्य हो। जैसे 3x3 का भी ले लेते हैं, तो ये 0 0 0 0 0 0 1 ऐसे। तो इसमें मुख्य विकर्ण आ जाएगा, यही हमारा मुख्य विकर्ण होगा। ठीक है, अभी याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इकाई का तत्समक। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे मुख्य विकर्ण क्या होता है। मुख्य विकर्ण की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं, जिनमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे को मुख्य विकर्ण कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे को मुख्य विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए बना दिया है। अब इसे I2x2 या I2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों समान है, तो 2 लिख दो या 2x2 लिख दो, बात एक ही है। अब बात करते हैं विकर्ण आव्यूह की। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, विकर्ण में ही है, वही दिए हैं सारे, बाकी सारे तो शून्य है। अब इकाई का तत्समक आव्यूह और विकर्ण आव्यूह में अंतर क्या है? तत्समक आव्यूह में जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं वो एक केवल इकाई होते हैं, और इसमें इकाई ना होकर अन्य तत्व होते हैं, यही अंतर होता है। अब बात करते हैं अदिश आव्यूह की। अदिश आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के जो सभी तत्व बराबर होते हैं और शेष सभी तत्व शून्य होते हैं। जैसे दिया है ये, इसमें एक ही सिंगल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, चाहे ए बराबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन एक ही वैल्यू होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगी। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 2 आ रही हो, यहाँ पे 3 आ रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि विकर्ण आव्यूह में ऐसा हो सकता है। विकर्ण आव्यूह में मैंने के लिया था, वहाँ पे के ऊपर 2 हो सकता है, नीचे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना। ठीक है, अब बात करते हैं उप आव्यूह की। किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियों और स्तंभों को छोड़ देने पर शेष बचे आव्यूह को दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह कहते हैं। जैसे इसमें दिया है, अब हम यहाँ से इसको कैरी करें। अब हमने मान लीजिए ये और यहाँ से इसको छोड़ दिया, तो बचा क्या? बचा 0 3 2 9, यही हमारा उप आव्यूह हो जाएगा। ठीक है,